नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर गैलेक्सी पर। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन खोज रहे हैं तो आज के इस वीडियो पे मैं क्लास 12th बायोलॉजी के आपको 40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के रहने वाले हैं। यानी आपका पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा आपके पास मानव जनन, जनन और श्वास, उसके बाद वंशागति का आणविक आधार यहाँ पर है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर रहने वाला। इस चैप्टर को आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो टोटल आपको 5 चैप्टर का बताऊंगा और एकदम आपके 2027 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर हमारे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से और हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा विथ आपको डायग्राम, यानी आपको पूरा उदाहरण के साथ यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा कि आखिरकार कौन सा क्वेश्चन कैसे यहाँ पर रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया है, परागण क्या है और इसके प्रकार भी बताइए। तो आप लोग समझिएगा परागण क्या होता है। चलिए तो देखो, पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है और यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। ये चीजें आपको पता होंगी कि भाई पुष्प के जो पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वर्तिकाग्र है और यहाँ से पराग कण जो है निकल करके दूसरे के पास जा रहे हैं, मतलब दूसरे आपके वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। तो ये तो हो गया। लेकिन हम जब बात करते हैं कि भैया ये कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपको पता है 2 प्रकार। अब 2 में पहला आपके पास कौन सा है, तो पहला आपके पास यहाँ पर रहता है स्वपरागण और दूसरा आपके पास होता है परपरागण। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाता है बच्चों, तो आपको बिल्कुल तैयार करना है। अब स्वपरागण और परपरागण होता क्या है, तो यह भी आप समझ लीजिए। देखो, स्वपरागण मतलब होता है उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में। जैसे आप ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम, अब इस डायग्राम में केवल एक पुष्प है तो एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र से उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र तक परागकण जा रहे हैं, तो ये आपका स्वपरागण होगा। जब बात करें हम परपरागण की, तो इसमें क्या होता है, एक पुष्प के क्या होता है, एक पौधे के पुष्प से उसी जाति के दूसरे पुष्प, यानी कि आप यहाँ पर एक पुष्प ये देख पा रहे हैं, यहाँ से वर्तिकाग्र निकल करके दूसरे पुष्प में, यानी कि यहाँ पर 2 पुष्प हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है, तो परपरागण इसको बोलते हैं। तो स्वपरागण परपरागण समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसको कर लीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन, स्वपरागण क्या है। अभी जस्ट हमने देखा भाई स्वपरागण क्या होता है, तो इसी की आप सिंपल से यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर ये बोर्ड पेपर में आता है, तो इसको कर लीजिएगा। देखो, जब किसी पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। इसमें सामान्यतः परागकणों का स्थानांतरण कम दूरी में होता है और बाहरी परागकण कारकों की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, तो यानी कि दूरी कम रहेगी तब ये चीजें हो पाती हैं, ज्यादा दूर तक ये चीजें नहीं हो पाती हैं। ये आपको इसका कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर का है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से। तो परपरागण यहाँ पर अभी जस्ट आपने देखा स्वपरागण क्या होता है। अब इन्हीं के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं कि परपरागण क्या होता है। तो भैया मैंने जस्ट बताया कि परपरागण में 2 पुष्प होते हैं। ठीक है, यानी आपका ये पौधा ए हो गया तो आपके पास यहाँ पर पौधा बी है। अब ये जब 2 पौधे हैं आपके पास, यहाँ पर है कितने पौधे हैं, 2 पौधे हैं। तो इसमें देखोगे तो आपसे कह रहा है कि जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति का, मतलब सेम इसी प्रकार का जैसे दूसरा पौधा हमारे पास है, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। और इसमें क्या क्या कारक होते हैं, मतलब कि परागकण किस माध्यम से जाते हैं दूसरे पौधे तक, तो माध्यम आपके पास होते हैं वायु, जल, कीट, पक्षी, है ना, मतलब कीटों के द्वारा इधर उधर परागकण को ले जाते हैं या पक्षी एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं। तो ये इसके प्रमुख कारक होते हैं। ठीक है, सहायता कर सकते हैं और इससे पौधे में आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका परपरागण के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है द्विनिषेचन, यानी जिसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत महत्वपूर्ण बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 40 जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, आपको पूरे YouTube पर इससे बेहतर क्वेश्चन और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सारी चीजें कम समय में प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो बस लगातार आपको यहाँ पर इसी चैनल पर शाम को 6 बजे टाइमिंग नोट कर लो, शाम को 6 बजे या 6:30 में लगभग 6:30 आपको वीडियो यहाँ पर में मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग बस जुड़े रहना, रेगुलर आपको यहाँ पर क्लास करना है। द्विनिषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, आवृत्तबीजी पौधों में होने वाली दोहरी निषेचन प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसमें एक नर युग्मक अंडक और कोशिका से मिलकर के युग्मनज यानी कि 2n बनाता है, और जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी 3n
ग्लैंड बनाता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। ये आपका इस तरीके का एक यहाँ पर पूरा डायग्राम के साथ समझाया गया है। तो चित्र की सहायता से ये सारे क्वेश्चन आपको समझना है। पांचवा क्वेश्चन है भ्रूणपोष क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, आवृत्तिबीजी पौधों में द्विनिषेचन के दौरान एक नए नर युग्मक के द्वितीय केंद्रक से संलयन के फलस्वरूप बनने वाला सामान्यतः त्रिगुणित यानी 3n टाइप ऊतक भ्रूणपोष कहलाता है। यह विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और बीज के विकास के दौरान भ्रूणपोष भोजन के भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है जो कि कुछ इस तरीके से आपका पुष्प के अंदर सारी प्रक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर देखो तो ये पुष्प है, इसके अंदर ये आपका प्रोसेस होता है। तो ये किस स्टेप में होता है, ये सारे स्टेप को समझाया गया है। पहले देखोगे तो पराग नली का बीजाणु में प्रवेश करना, फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में देखोगे तो नर युग्मक और अंड कोशिका, और यहाँ से 2n टाइप का जो है ये बनता है युग्मनज, और तीसरे स्टेप में आपका भ्रूणपोष बन जाता है। तो ये आपका परिपक्व बीज बनता है। इस प्रकार से प्रोसेस आपका ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न 6, बीजांड क्या होता है, निषेचन के बाद इसका क्या होता है। आइए समझते हैं इसका आंसर। देखिए मेरे भाई, तो अंडाशय के अंदर स्थित वह संरचना जिसमें माता युग्मकोद्भिद और अंड कोशिका पाई जाती है बीजांड कहलाता है। निषेचन के बाद बीजांड का विकास होकर बीज बनता है और इसके अंदर भ्रूण का विकास होता है तथा बीज भविष्य में नए पौधे का निर्माण में सक्षम हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में पूरा का पूरा बीजांड यानी वैल्यू में किस प्रकार से क्या होता है, युग्मकोद्भिद बनेगा, अंड कोशिका बनेगा, फिर इसके बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद आपका ये बीज इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो हर एक देखो यहां पर इस डायग्राम जो यहां पर साइड में आपको हर एक क्वेश्चन में दिख रहा है ना, चित्रों का बना यहां पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चित्र के साथ अगर चीजें समझ जाओगे ना तो परिभाषा आपको रटना नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी चीजों को आप रटो मत, सिर्फ उसको क्या करो, समझो। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, समझना है, रटना नहीं है। ये चीज ध्यान देना, इसीलिए डायग्राम यहां पर आपके सामने। तो 6 क्वेश्चन हुए, 7वां देखिएगा। अब हमारा यहां से क्या है, मानव जनन चैप्टर नंबर 2। मानव जनन में आपका अगला क्वेश्चन है, मानव नर युग्मक क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, यानी बताइए। आप वही चीज समझ सकते हैं। तो नर युग्मक यहां पर देखो शुक्राणु की संरचना यानी स्पर्म के बारे में बताया गया है। तो मानव में नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं, मेल में शुक्राणु अर्थात स्पर्म जिसे आप बोलते हो। ठीक है, स्पर्म कहते हैं। इसका निर्माण वृषणों की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन द्वारा होता है और शुक्राणु सूक्ष्म और गतिशील होता है और इसमें मुख्यतः शीर्ष, मध्य और पुच्छ 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर ये शीर्ष भाग हो गया, इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये पार्ट मध्य का होता है और ये पुच्छ होती है, लास्ट की भाग होता है जो कि गतिशीलता के लिए जाना जाता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ तथा एक्रोसोम में पाया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। यहाँ पर ये विशेषताओं में पहले तो यहाँ पर बताया गया है, यह बहुत सूक्ष्म आकार का होता है, गतिशील यानी तैरने में सक्षम होता है, वृषणों में बनता है और शीर्ष में आनुवंशिक पदार्थ होता है और नर युग्मक के रूप में मादा युग्मक से संलयन करता है। ठीक है, तो इसकी ये विशेषताएं हैं। इसके 3 पार्ट आप यहाँ पर डायग्राम भी, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल तैयार करना है इसको। ठीक है, वैसे मैं आपको ये समझ लो कि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ से अति लघुत्तरी और जो लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन है और लॉन्ग के क्वेश्चन भी आपके इन्हीं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है मानव जनन युग्मक क्या, मानव मादा युग्मक क्या होता है। तो इसको अंडाणु बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मानव मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और इसका निर्माण अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा होता है। अंडाणु एक बड़ी सामान्यतः गतिहीन कोशिका होती है जिसमें केंद्रक, कोशिका द्रव्य तथा अन्य आवश्यक कोशिकीय घटक पाए जाते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है। ठीक है, यानी जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उससे क्या क्या बनता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के युग्मनज बनाते हैं और इस प्रकार से निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपको समझ लेना। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, शुक्र जनन क्या होता है। तो ये एक पूरा शुक्र जनन की प्रोसेस यहाँ पर दर्शाया है। देखो इसका आंसर, वृषणों की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं के निर्माण और परिपक्व होने वाली, परिपक्व मतलब होता है कि वो पूरी तरीके से मजबूत हो जाए। ठीक है, परिपक्व होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं और इसमें शुक्राणु जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हैं
और अंत में परिपक्व शुक्राणु बनते हैं। यह प्रक्रिया यौनारंभ के बाद प्रारंभ होती है। 10वां क्वेश्चन आपके पास है अंडाणु जनन या अंड जनन क्या होता है। तो अंडाशय में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु के निर्माण और परिपक्व होने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। इसमें अंडजनक कोशिकाएं विभिन्न अवस्थाओं में गुजर कर परिपक्व अंडाणु का निर्माण करती हैं। मानव मादा यह प्रक्रिया पुरुषों में शुक्रजनन प्रक्रिया से भिन्न होती है। और यहाँ से मानव जनन का 11वां क्वेश्चन, निषेचन कहाँ और कैसे होता है। तो देखो मानव में सामान्यतः निषेचन फाइलोपियन नलिका में, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो ये आपका फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर है। इसमें कह रहा है कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में होता है और इसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये आपस में क्या करते हैं, संलयित होते हैं और इसके केंद्रक के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी 2n बनता है और आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है, जो कि कुछ इस प्रक्रिया से आपके सामने है। जैसे मानव में ये देखो अंडाणु है, ये शुक्राणु है, ठीक है। ये आपका मादा में अंडाणु होता है और नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है। ये दोनों मिलकर के आपका निषेचन के फलस्वरूप यहाँ से निषेचन करते हैं और निषेचन फाइलोपियन नलिका में होता है और इसके बाद यहाँ से क्या रहा है, लास्ट में ये भ्रूण बनता है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर समझना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आता है। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है भ्रूण आरोपण क्या होता है। चलिए, तो निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर के मोरोला और फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर उसकी अंतः स्तर अर्थात एंडोमेट्रियम में स्थापित हो जाता है और इस प्रक्रिया को भ्रूण आरोपण कहते हैं। तो समझ में आया क्या होता है भ्रूण आरोपण। और इसके बाद भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। ये डायग्राम आपके सामने है, आप वीडियो को बस क्या करो, रोक लिया करो। कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर डायग्राम को देखा करो कि जैसे ये स्पर्म है, छोटे छोटे यहाँ से गए, इसमें मिले, ठीक है। यहाँ से युग्मनज बना, युग्मनज से आपके पास ये मोरोला की एक अवस्था बनती है और फिर इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है जो कि आपके सामने है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे समझ जाओगे। अगला चैप्टर है जनन और स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य चैप्टर से 13 नंबर क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य है क्या, पहले यही बताओ आप लोग, ठीक है। यानी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार ये होता क्या है। चलिए, तो जनन से संबंधित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की अवस्था को हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक यानी दिमाग से, सामाजिक यानी कि समाज से, है ना, ये सब स्वस्थ है तो आप कह दोगे कि ये जनन स्वास्थ्य है, ठीक है। इसमें सुरक्षित जनन, उचित यौन शिक्षा और जनन तंत्र से संबंधित रोगों की रोकथाम तथा उचित चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं। तो जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एक स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की नींव है। ये आपका इस तरीके से इसका ये आपका पूरा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 14 नंबर, गर्भ निरोधक क्या होता है। गर्भ निरोधक मतलब कि गर्भ रोकना, ठीक है। आप ये समझो। अब क्या होता है इसका महत्व को समझाइए। तो इसमें क्या क्या था, देखो इसका आंसर। तो ऐसे उपाय या साधन जिनका उपयोग गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है गर्भ निरोधक कहलाते हैं और इनके द्वारा अनचाहे गर्भधारण को रोका जा सकता है और परिवार नियोजन में सहायता मिलती है। गर्भ निरोधक विधियों में प्राकृतिक अवरोधक IUD, है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं, हार्मोनल और शल्य विधियां भी शामिल हैं। ये सब आपकी गर्भ निरोधक की कुछ विधियां हैं। पर शल्यिक विधि जैसे कि इसमें क्या होता है, टीबीएक्टोमी, वैसेक्टोमी जो कि नसबंदी जिसको बोलते हैं वो होता है। इसमें हार्मोनल विधियों में आप टैबलेट यहाँ पर देख सकते हो, है ना। इसके अलावा गर्भ निरोधक की कुछ विधियाँ यहाँ पर हैं और प्राकृतिक विधियाँ भी हैं, तो बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। 14 नंबर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, इसी चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन है कंडोम क्या होता है, इसके लाभ। तो ये देखो आपके सामने, ये भी एक प्रकार का गर्भ निरोधक की विधि होती है जो कि इसके कुछ यहाँ पर शुक्राणु को ये जो है मादा जनन तंत्र में प्रवेश को रोकता है और इसका भैया गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी सारे जो है उपाय हैं, तो ये इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, IUD क्या होता है। IUD जैसा मैंने बताया इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है। ये एक गर्भ निरोधक उपकरण है, ठीक है, जिसे चिकित्सीय प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और एक गर्भधारण की संभावना को कम करता है। कॉपर टी इसका एक समान उदाहरण है। IUD का चयन लगवाना स्वास्थ्य कर्मी की सलाह से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने इस तरीके की एक प्रक्रिया होती है। अब यहाँ से 16 के बाद हमारा क्वेश्चन आता है 17 नंबर, जिसको हम बोलते हैं एड्स, ठीक है। ये एक बीमारी होती है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य में ही आपका आता है ये।
अब देखो एड्स होता क्या है और इसका कारण बताइए, ठीक है, कारण बताना है। चलिए तो एड्स को देखोगे यहाँ पर आपके सामने है, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये इसका क्या होता है पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म कह सकते हो होता है। HIV वायरस के कारण यह होता है ना, किसके कारण, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति विभिन्न संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए सुरक्षित व्यवहार और जागरूकता आवश्यक है, ठीक है। तो आपने समझा कि जो एड्स है एक प्रकार की ये एक संक्रमण है, बीमारी है जो कि यौन संबंध के कारण होता है, और HIV इसका एक प्रमुख वायरस होता है, यानी विषाणु है जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। और यहाँ पर इसके कुछ चरण भी बताए गए हैं, तो आप इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 18 नंबर देखिए, यौन संचारित रोग क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल है, उदाहरण भी यहाँ पर आप देखो। तो ऐसे रोग जो यौन संपर्क के द्वारा फैलते हैं उनको हम बोल देंगे कि ये यौन संचारित रोग होते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हो गई। जो मुख्यतः यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं, या इनको STD या STI कहलाते हैं। इनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो गोनोरिया याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। गोनोरिया, सिफिलिस, उपदंश बोलते हैं, ठीक है। जननांग हर्पिस, HIV संक्रमण से आपने पढ़ा ही है अभी कि जस्ट AIDS जो एड्स होता है ये बीमारी होती है। और समय पर जांच, चिकित्सीय उपचार और सुरक्षित व्यवहार इनके नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। सुरक्षित व्यवहार अपनाएं, समय पर जांच कराएं और स्वस्थ जीवन बचाएं, ये आपको याद रखना है। इसके ये कुछ प्रमुख रोग यहाँ पर बताए गए हैं, ये सब आपको जो है यौन संचारित रोगों के उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ से 19 नंबर पे आते हैं, अनुवांशिकी क्या होती है। अध्याय 4 जो कि वंशागति तथा आणविक विविधता के सिद्धांत चैप्टर से है, तो अनुवांशिकी के बारे में आपको बताना है। चलिए, तो जीवों में वंशागति और विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। क्या होता है, जीवों में वंशागति और विभिन्नताओं यानी कि उनमें क्या डिफरेंट होते हैं, उन सब के अध्ययन को ही अनुवांशिकी कहते हैं। वंशागति के कारण माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते हैं। वंशागति से क्या होता है, माता पिता के जो लक्षण होंगे वो संतानों में जाएंगे, और जबकि विभिन्नता के कारण क्या होता है, संतानों के कुछ नए या अलग लक्षण दिखाई देते हैं। ये समझो कि जो वंशागति है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, जो विभिन्नताएं होती हैं वो कुछ अलग तरीके से आ जाती हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती हैं, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो, संतानों में नए नए लक्षण जो आते हैं वो विभिन्नता में होते हैं, और वंशागति में माता पिता के लक्षण ही पहुँच जाते हैं। अनुवांशिकी का अध्ययन जीन, गुणसूत्र और DNA के विशेष महत्व है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी अगर आपको इन सब का पूरा PDF चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, टॉपर गैलेक्सी पर। प्ले स्टोर पर जाकर के आप लोग टॉपर गैलेक्सी सर्च कर लेना, TOPPERGALAXY, ये ऐप है, आपको मिल जाएगा, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना और वहाँ पर जाकर के इन सब का PDF भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, 630 723 0149, ठीक है ना, ये 49 है। इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेज देना, मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगा। बाकी आपको रेगुलर आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन, जीव क्या होता है, ठीक हो। तो जीव DNA का एक विशिष्ट भाग है। जीव नहीं, यहाँ पर आप जीन कर सकते हो, जो किसी विशेष, यहाँ पर समझ लो जीन का लेना इसको, ठीक है ना, जीव नहीं है, विशेष जैविक लक्षण या प्रोटीन कार्यात्मक RNA से संबंधित आनुवांशिक सूचना को धारण करता है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और माता पिता से संतानों में आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी को हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था भैया, ये आपको जीन कर लेना 20 नंबर में। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का प्रयोग किया। भैया बहुत पता है आपको, मटर, है ना। तो मेंडल के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नियम वैज्ञानिक मेंडल ने दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो उन तीनों को आपको करना है, ठीक है। चलिए, गिरगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग में मटर के पौधे का पैसम सैटिवम, इसका जो कि नाम होता है ना वैज्ञानिक नाम,
पर किए और मटर में स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इसका जीवन चक्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी कि कम समय में ये मिल जाता है और काफ़ी सारे इसमें लक्षण भी होते हैं अनेक प्रकार के, है ना, इसीलिए इसका उपयोग किया गया था। इसमें स्वपरागण तथा कृत्रिम पर परागण दोनों आसानी से किए जा सकते हैं। अनुवांशिकी प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त था, इसीलिए मेंडल ने मटर को लिया था। समझ में आया कि क्यों लिया गया था, ये आपको समझना है 21 नंबर में। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रभाविता का नियम क्या होता है, देखो तो मेंडल के अनुसार जब किसी लक्षण में दो विपरीत कारक विषम युग्मजीय अवस्था में साथ उपस्थित होते हैं तो उनमें से एक अपना प्रभाव प्रकट करता है तथा दूसरा अप्रभावी रह जाता है और प्रकट होने वाले कारक को प्रभावी तथा दबे रहने वाले जो प्रभाव नहीं दिखाता उसको अप्रभावी कहते हैं और इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। समझ में आया? मतलब आपने देखो जैसे एक हमने यहाँ पर एक व्यक्ति ये लिया और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ये लिया, तो एक का प्रभाव दिख गया कहीं पर, एक का प्रभाव कहीं पर नहीं दिखा, तो जो दिखाएगा प्रभाव उसको हम बोल देंगे कि वो प्रभावी है और जो नहीं दिखाएगा उसको अप्रभावी बोल देंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने बैगनी फूल और सफ़ेद फूल लिया, बैगनी वाला प्रभावी था और सफ़ेद वाला अप्रभावी था। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर संकरण हुआ, बैगनी और सफ़ेद के बीच। यहाँ पर देखो कलर को आप देख लेना। अब जब देखा तो भैया यहाँ पर आपको बैगनी फूल मिला, यानी कि बैगनी और सफ़ेद दोनों को हमने लिया था, लेकिन हमें मिला क्या, बैगनी, और बैगनी क्या था, वो प्रभावी था, तो हमें प्रभावी लक्षण मिल गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो यहाँ से हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखिए, पृथक्करण क्या होता है। तो मेंडल के पृथक्करण नियम में के अनुसार किसी लक्षण के युग्मक कारक युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक में उस लक्षण का केवल एक कारक जाता है और निषेचन के समय ये कारक पुनः जोड़ी बना सकते हैं। इस नियम को ही हम लोग यौगिकों की शुद्धता का नियम कहते हैं या इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में आया? ये पृथक्करण नियम का पूरा यहाँ पर आरेख है, तो इसको आप देख सकते हैं। जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। ठीक है, इसको फिनोटाइप कर सकते हैं, जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। अंतर क्या होता है दोनों में? ठीक है, चलिए तो जीनोटाइप समझिए, किसी जीव की आनुवांशिक संरचना या जीनों का संयोजन जीनोटाइप कहलाता है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। ठीक है, फिनोटाइप की भैया बात कर लेते हैं। तो किसी जीव में दिखाई देने वाले या मापे जा सकने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, जैसे लंबा या बौना पौधा फिनोटाइप पर और जीनोटाइप के साथ पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ सकता है, तो ये इसका हो जाएगा जीनोटाइप और ये है आपके पास फिनोटाइप। ठीक है, चलिए 25 नंबर, डीएनए क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। डीएनए जो आपका होता है, आपको पता है कि भाई ये जीवधारियों का एक प्रमुख अंग होता है, या बोले तो एक प्रमुख पार्ट है आपका, हर एक जीवधारी में पाया जाता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यह अधिकांश जीवों में अनुवांशिक सूचना का प्रमुख वाहक है। डीएनए सामान्यतः 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपकी एक ये संरचना और एक इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चलता है। वाटसन और क्रिक का मॉडल आपने पढ़ा होगा। इसमें कुछ क्षार होते हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन्हीं को हम लोग ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से, ठीक है, क्षारक पाए जाते हैं। इसको देख लीजिए। आरएनए क्या होता है, इसी प्रकार से इसके प्रमुख प्रकार। तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर इसको बोलते हैं। राइबो शर्करा इसमें होती है और कोशिका में आनुवांशिक सूचना की अभिव्यक्ति और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है। यानी इसका काम क्या होता है, तो कोशिकाओं में आनुवांशिक सूचना देना और प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका प्रमुख जो है काम होता है। ठीक है, इसके प्रकारों की बात करें, यानी कितने प्रकार का होता है आरएनए, तो देखो एमआरएनए इसी को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, यानी संदेशवाहक आरएनए इसको बोला जाता है। एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, स्थानांतरण बोलेंगे इसको। एक होता है आरआरएनए, ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए इसको बोला जाता है। एमआरएनए सूचना ले जाता है, टीआरएनए अमीनो अम्लों को लाता है और आरआरएनए जो होता है ये राइबोसोम्स का महत्वपूर्ण घटक होता है। तो यहाँ पर इसके कुछ प्रकार डायग्राम के साथ यहाँ पर समझाया है। आपको इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया था। आपको पता है वाटसन और क्रिक
दो वैज्ञानिक हैं, वाटसन और एक है आपके क्रिक, ठीक है ना। इन्होंने इस प्रकार की जो ये संरचना थी डीएनए की द्विकुंडली, इसको इन्होंने ही दिया था। तो देखो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए कब याद कर लेना समय 1953, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है यहाँ से क्वेश्चन। 1953 में डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति पारालंबी होती हैं, यानी एंटी पैरेलल। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षार हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन से युग्म बनाता है। यानी कि सामने जैसे एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ, ठीक है, एडेनिन आपका क्या है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो है आपका साइटोसिन के साथ, यानी डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपको इस तरीके से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, यहाँ से आपके सामने हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति क्या होती है। चलिए इसका आंसर देखिए, डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत मूल डीएनए अणु से समान तथा नए डीएनए अणु बनते हैं। तो यहाँ पर एक डीएनए से आप यहाँ पर बहुत सारे डीएनए बना सकते हैं, ये आपकी डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि डीएनए प्रतिकृति की खोज मैसेल्सन स्टॉल ने 1958 में, और डीएनए प्रतिकृति के प्रकार अर्धसंरक्षी होता है। परिणाम में देखोगे दो समान डीएनए अणुओं का निर्माण इसमें हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये दो बन गए, ठीक है। इस तरीके की प्रक्रिया होती है। अनुलेखन क्या होता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो डीएनए के एक विशिष्ट भाग में उपस्थित आनुवंशिक सूचना के आधार पर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसमें डीएनए की एक श्रृंखला सांचे के रूप में कार्य करती है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से आरएनए का निर्माण होता है। बनने वाला आरएनए आगे प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका दे सकता है। ये ट्रांसक्रिप्शन का पूरा यहाँ पर डायग्राम समझाया गया, ठीक है। डीएनए की दोहरी स्टैंड संरचना है। सांचे के रूप में डीएनए का एक श्रृंखला यहाँ पे लिया गया, और आरएनए पॉलीमरेज इस प्रकार से फिर यहाँ पर आरएनए का निर्माण हो जाता है। एक प्रक्रिया आपकी इस प्रकार की होती है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुवादन क्या होता है, इसी का आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो 5वें चैप्टर तक के 40 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में, फिर इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको सभी करा दूंगा। बस करना क्या है, आपको सपोर्ट करना है। इस वीडियो पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और एक सभी बच्चों का कमेंट होना चाहिए कि भैया आज के इस वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा, तो नेक्स्ट पार्ट लाइए। तो मैं आपके लिए बिल्कुल वो पार्ट जल्द ही लाऊंगा। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा। तो चलिए अनुवादन देखिए। एमआरएनए जिसको मैंने बताया था मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक आरएनए में उपस्थित आणविक सूचना के आधार पर प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को अनुवादन अर्थात ट्रांसलेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया राइबोसोम पर होती है। एमआरएनए के कोडान के अनुसार टीआरएनए उपयुक्त अमीनो अम्ल राइबोसोम तक लाता है और अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। इसी प्रकार आणविक सूचना प्रोटीन के रूप में व्यक्त होती है। तो ये हमारा हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोड क्या होते हैं। चलिए तो देखिएगा, एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जो प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम में निर्धारित करता है अनुवांशिक कूट कहलाता है। और इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह कोडान कहलाता है और कुल 64 कोडान होते हैं, जिनमें से 61 अमीनो अम्ल और 3 आपके विराम संकेत के लिए होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरफ कोडान में आपके पास क्या है, एमआरएनए पर 3 क्रमिक नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह। यहाँ पर देखोगे ये कोडान AUG GGU है ना, ऐसे करके AAC ये कोडान हो गया। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। कुल यहाँ पर 64 है, तो 64 में आपका यहाँ पर 61 जो है अमीनो अम्ल के लिए होता है और 3 ये क्या होते हैं, विराम संकेत के लिए होते हैं। तो इस तरीके से आप अनुवांशिक कूट के बारे में समझ गए। कोडान है क्या, तो देखो एमआरएनए जो मैंने बताया संदेशवाहक आरएनए पर उपस्थित 3 क्रमिक नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह जो किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संकेत देता है, कोडान कहलाता है। उदाहरण के लिए AUG एक कोडान है तथा यह मेथियोनिन के लिए कूट करता है और सामान्यतः आरंभ कोडान का प्रारंभ होता है। 32 के बाद 33 नंबर, अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला है यह त्रिप्लेट होता है, नित्रिक होता है, यह लगभग सार्वत्रिक होता है और यह अपाहिसित अर्थात एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक कोडान हो सकते हैं। यह असंदिग्ध होता है और AUG आरंभ कोडान है और छठवां है UAA UAG UGA विराम कोडान होते हैं।
ये इसकी विशेषताएं हैं। चौथे से प्रतिलेखन इकाई क्या होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। तो डीएनए का वह विशिष्ट भाग जो कि डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक सूचना रखता है प्रतिलेखन इकाई कहलाता है। इसमें मुख्य प्रमोटर, संरचनात्मक जीन तथा टर्मिनेटर क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ने का एक स्थान है। तो इसमें देखोगे तो 3 पार्ट यहाँ पर इसमें है, जैसा कि इसमें बताया है, प्रमोटर होता है, संरचनात्मक जीन और एक टर्मिनेटर, ठीक है। तो प्रतिलेखन इसको बोलेंगे। 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, प्रमोटर और टर्मिनेटर है क्या आखिरकार। तो प्रमोटर की बात करें तो डीएनए का वह क्षेत्र जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ करके प्रतिलेखन प्रारंभ करता है, इसी को हम प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटर क्या है, तो टर्मिनेटर वर्ड आप समझ गए, जैसे डीएनए का वह क्षेत्र जहां आरएनए का निर्माण समाप्त हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है, वो टर्मिनेटर है। 36 नंबर देखिए, आरएनए के प्रसंस्करण के बारे में बताया गया है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक आरएनए के परिवर्तक एमआरएनए में बदलने की प्रक्रिया को आरएनए प्रसंस्करण कहते हैं। इसमें मुख्यतः 5 कैपिंग, 3 पॉलीटेल का जुड़ना और स्पाइलिसिंग होती है। स्पाइलिसिंग में इंट्रॉन हटाकर एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है। अगला है स्पाइलिसिंग क्या होता है, तो प्राथमिक आरएनए से इंट्रॉन नामक एक गैर कोडिंग भागों को हटाकर के एक्सॉन को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को स्पाइलिसिंग कहते हैं। और इसके बाद परिपक्व एमआरएनए बनता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। तो ये आपके 3 पार्ट यहाँ पर, प्राथमिक आरएनए, फिर स्पाइलिसिंग हुआ, इसमें इंट्रॉन को हटाया और एक्सॉन को जोड़ा और यहाँ से परिपक्व एमआरएनए बन जाता है। समझ में आया। 38 नंबर क्वेश्चन, लैक ओपेरान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे लैक ओपेरान बैक्टीरिया ई कोलाई में लैक्टोज के उपापचय से संबंधित जीनों के नियमन की एक व्यवस्था है। इसमें संरचनात्मक जीनों की अभिव्यक्ति लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति के अनुसार नियंत्रित होती है। यह जीन नियमन की प्रसिद्ध उदाहरण है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव जीनोम की परियोजना क्या होती है। तो देखो, मानव के पूरे जीनोम में उपस्थित डीएनए के सभी जीनों की पहचान तथा उसके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का अध्ययन करने के लिए चलाए गए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयास को मानव जीनोम परियोजना HGP कहते हैं। और इसका उद्देश्य डीएनए के संगठन और आनुवंशिक सूचना को समझना। लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए अंगुली छापी। हिंदी में क्या बोलते हैं, डीएनए अंगुली छापी, डीएनए अंगुली छापी, ठीक है ना, अंगुली छापी बोलते हैं इसको। देखिए इसमें फिंगर जो होता है ना, आप लोग फिंगर कहीं पर भी जाके लगा देते हैं तो पहचान में आ जाती है, वही आपका ये एक पार्ट है इसी का। तो डीएनए में पाए जाने वाले, कह रहा है कि अत्यधिक परिवर्तनशील अनुक्रमों के आधार पर किसी व्यक्ति की विशिष्ट आनुवंशिक पहचान निर्धारित करने की तकनीकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। इसको एलेक्स जेफरे ने खोजा। इसका उपयोग अपराध, पितृत्व परीक्षण, व्यक्ति की पहचान आदि में यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने पूरे यहाँ पर देख सकते हैं 40 क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर 5 तक के हैं। अब इसके आगे चैप्टर 6 से नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।